सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं वाईटी की डेली एडिटोरियल क्लास में। थोड़ी सी लेट है आज की क्लास, ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा था। फटाफट से शुरू करूंगा इस क्लास को। सभी से मेरी गुजारिश है, हर लाइन के अंदर लॉजिक के साथ रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को बताने वाला हूं। हर लाइन में सवाल आपसे मैं पूछने वाला हूं, है ना, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। बस करना आपको यही है, पूरी वीडियो को एक सीटिंग में देखें फोकस के साथ, अपने हाथ में एक पेन और नोटबुक को रखें। एक दिन रख के देखें, आपको मालूम चलेगा कितना बड़ा फर्क आपकी लर्निंग के अंदर आने वाला है इस एक खाली 40 मिनट की क्लास से। शुरू करें फटाफट से। किलिंग गजा। किलिंग गजा कह रहा मारने का काम हो गया कहीं पे गज को। गज क्या होता है? हाथी। तो किसी ने कहीं पे मार दिया हाथी, इसी के ऊपर अपना एडिटोरियल बना हुआ है। खूबसूरत लिखा हुआ एडिटोरियल, देखना आप अच्छे से मेरे साथ आगे। किसने मारा है, क्यों मारा है, मालूम चलेगा टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है अ कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन लेड टू द पेनफुल डेथ ऑफ एन एलिफेंट इन केरला। कह रहा है एक संस्कृति है ना, एक सभ्यता, एक कल्चर है, और किसका? एक्सप्लॉयटेशन का, नाजायज फायदा उठाने का, शोषण करने का। कह रहा है ये जो कल्चर है ना, ये कर गया लीड टू, ये ले गए हमें आगे, और कहाँ तक? पेनफुल डेथ तक, दर्दनाक मौत तक एक एलिफेंट की केरला के अंदर। तो कह रहा है किसी ने हाथी को नहीं मारा, इस कल्चर ने, इस संस्कृति ने हाथी को मारा है, जिसमें हम शोषण करते हैं जानवरों का, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसकी समरी मैं आपको बाद में दूंगा, पहले इसकी ग्रामर देख लेते हैं इस सेंटेंस की। सब्जेक्ट है कल्चर, वर्ब है लीड। लीड अपने बाद फिक्स प्रपोजिशन लेती है टू नाम का। अच्छा ये प्रेपोजिशन है, इसीलिए इसके बाद हमेशा नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आएगा। ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था, अ कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन लेड टू डाइंग ऑफ एन एलिफेंट इन केरला। डाइंग है ना, डाई नहीं, डाइंग। क्यों? टू प्रपोजिशन है। अगर इसके बाद में कोई नाउन नहीं आएगा, वर्ब आएगी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना देगी। यहाँ पे तो नाउन पड़ा है डेथ, अगर मैं डाई वर्ब लगाना चाहूँ ना तो बन जाएगा डाइंग। ऐसे और भी बहुत सारे फ्रेज हैं, आज के एडिटोरियल के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ नए फ्रेजेस को। फटाफट आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हर रोज की तरह सब्जेक्ट्स ग्रीन है, वर्ब सारी की सारी पिंक है। ध्यान से सुनना जो लोग नए हैं। सब्जेक्ट कौन से कलर का है? ग्रीन। वर्ब कौन से कलर की है? पिंक। क्यों की है? तुम्हारे लिए। सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ने की वजह से जिंदगी भर इंग्लिश से परेशान रहने वाले हो। मैं नहीं चाहता एक भी लड़का, एक भी लड़की जो मेरे साथ इस एडिटोरियल को पढ़ रही हो, इस बेसिक जो परेशानी है ना, इससे गुजरे। आपको मेरे सब्जेक्ट से अपना सब्जेक्ट मिलाना है, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब मिलानी है। पूरा एडिटोरियल बच्चों की कहानी बन जाएगा आपके लिए। हर रोज इस एक्सरसाइज को करता हूँ, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। समरी ये है कि एक हाथी मर गया केरला के अंदर, जो कि प्रेग्नेंट भी थी, है ना, हथनी थी। हुआ क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि मारा है इसको, है ना, पाइनएप्पल खिला करके, जिसमें क्रैकर से, फायर क्रैकर्स है ना, पटाखे थे। कुछ लोग कह रहे हैं ये ऐसे ही मर गई, मतलब किसी और रीजन से मरी है। कह रहा है छोड़ो इस बात को, किसने मारा और क्यों मारा। बात यह है कि इसको मारने का रीजन क्या पैदा हुआ किसी के पास। ये इसलिए मरी क्योंकि एलिफेंट्स जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हमने इंडस्ट्री खोलना शुरू कर दिया है, वहाँ पे हमने बस्ती बसाना शुरू कर दिया है। अगर तुम उस एरिया को अलग छोड़ दो, उनको अपने हाल पे छोड़ दो, तो ना वो तुम्हारे एरिया में आएंगे, ना तुम्हें उसको मारने की जरूरत पड़ेगी। पर तुम्हारा तो कल्चर ही ऐसा एक्सप्लॉयटेशन का, तुम्हें तो बड़े बड़े जो ना, बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, बड़ी रोड चाहिए, हाईवे चाहिए, चाहे एलिफेंट्स को मारना पड़े, कुचलना पड़े इस रास्ते के अंदर। तो कह रहे किसी आदमी औरत की गलती नहीं है, एक कल्चर आ गया ऐसा जिसमें हम इन एलिफेंट्स और जंगली जानवरों की जगहों पे जाके कब्जा कर रहे हैं। कह रहा उसको हमें रोकना है, ये सब मौतें रुक जाएंगी, सब चीज़ें फिर से ठीक पटरी पे आ जाएंगी। शुरू करें। टोन है इसकी इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव क्या होती है? आप अपने अंदर झांक करके देख रहे हो। इंटर मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है आप अपने अंदर झांक करके देख रहे हो, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को। बस यही काम ये एडिटोरियल कर रहा है, इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्टिव टोन। ठीक है ना। समरी कोशिश करें कमेंट सेक्शन में डालने की, बाद में डालना पूरी वीडियो होने के बाद। आज ग्रामर बहुत अच्छी है, ध्यान से देखना मेरे साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। कह रहा है एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हैज फॉलोड द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट in Kerala. The treacherous use of a food bomb causing widespread revulsion and anger. ये इतना खूबसूरत सेंटेंस है, ये 2 घंटे के अंदर समझ में आएगा अगर आप इसको पूरा पार्सिंग करके चलोगे तो। देखना मेरे साथ कैसे समझना है इसको। कह रहा है एक आउटपोरिंग आ गई है ग्रीफ की। आउटपोर क्या होता है? तेजी से बहाव,
एकदम बाढ़ आ जाती है, उसको कहते हैं आउटपोर। कह रहा है एक ग्रीफ, एक शौक की बाढ़ आ गई है, दुख की बाढ़ आ गई है, और कह रहा है ये बाढ़ ने फॉलो किया है, बिल्कुल पीछे पीछे आई है किसके, मौत के एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की केरला के अंदर, है ना, एक हथनी जो कि प्रेग्नेंट थी। कह रहा है ये क्या, आगे देखो कोमल लगा रहा है, द ट्रेचरस यूज ऑफ ए फूड बॉम्ब, एक ऐसा इस्तेमाल किया गया फूड बॉम्ब का, खाने के अंदर बम लगा करके ऐसा इस्तेमाल किया गया जो था ट्रेचरस, जो था धोखेधड़ी भरा, है ना, खाने में बम लगा दिया किसी के आपने। तो कह रहा है ट्रेचरस यूज जो है ना फूड बॉम्ब का, और कौन सा फूड बॉम्ब, कॉज करने वाला, कारण बनने वाला, वाइड स्प्रेड, हर तरफ फैले, रिवल्जन का और एंगर का। एंगर होता है गुस्सा, रिवल्जन होती है किसी से घृणा या किसी से नफरत। अब इस सेंटेंस को समझो, एक आउटपोर आ गई है, बाढ़ आ गई है शौक की, जिसने फॉलो किया है मौत को इस हथनी की जो प्रेग्नेंट थी केरला के अंदर, और एक ट्रेचरस यूज, एक धोखेधड़ी वाला इस्तेमाल एक फूड बॉम्ब का, और वो फूड बॉम्ब जो कॉज करता है वाइड स्प्रेड रिवल्जन को, सारी तरफ बहुत सारी नफरत को, और एंगर को, गुस्से को। समझ गए सेंटेंस को? अटपटा सेंटेंस है, एक बहुत अच्छा इसके अंदर खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले मैं 2 क्वेश्चंस दूंगा, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन मान के इनको इंप्रूव करना है। आप चाहे एरर करेक्शन मान लो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट मान लो, दोनों में कुछ गलती है, आप कोशिश करें पहले 10 सेकंड लेकर के, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो, अब जो सीख रहे हो ना, अब ये सीरियस इंग्लिश है ना, थोड़े अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। आपने मेरा पेट वाला डायलॉग तो सुना ही होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। वैसे ये किसी किताब में लिखा नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लिखा होता है, मैंने नाम दे रखा है इसको साइमल्टेनियस एक्शन का, है ना, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के तो बहुत सारे काम होते हैं, हम बात करते हैं साइमल्टेनियस एक्शन वाले की, तब मैं बोलता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जैसे वॉचिंग टीवी, कामिनी वॉज टॉकिंग टू हर मॉम, टीवी देखते हुए कामिनी अपनी मम्मी से बात कर रही थी। अच्छा, दूसरा सेंटेंस, टॉकिंग टू हर मॉम, कामिनी वॉज वॉचिंग टीवी, अपनी मम्मी से बात करते हुए कामिनी टीवी देख रही थी। कोई मुझसे पूछे सर दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आप जोर दे रहे हो किस वर्ब पे ज़्यादा। यहाँ पे बात हो रही है खाने की, है ना, सॉरी बात करने की। अगर आप बात करने की बात पे ज़्यादा जोर देना चाहते हो, इस वर्ब पे ज़्यादा जोर देना चाहते हो, तो इसको मेन वर्ब बना दो, दूसरी को प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बना दो। और अगर आप टीवी को देखे जाने पे ज़्यादा जोर देना चाह रहे हो, तब आप क्या कर दो, दूसरी वर्ब को साइमल्टेनियस बना दो और टीवी वॉचिंग को बना दो मेन वर्ब। दोनों सेंटेंस में सिर्फ एम्फेसिस का फर्क है, बाकी सेंटेंस के मीनिंग्स बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। अच्छा, इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, आप मुझे बताना कुछ गलती आपको लग रही है क्या। वॉचिंग टीवी द डोर बेल रैंग लाउडली, टीवी देखते हुए डोर बेल बहुत तेज से बजी। अब समझना एक चीज को, यहां बताओ कामिनी क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी, अपनी मम्मी से बात भी कर रही थी और टीवी भी देख रही थी। यहाँ क्या कर रही थी कामिनी, यहाँ भी टीवी देख रही थी और अपनी मम्मी से बात कर रही थी। ये वॉचिंग और टॉकिंग का सब्जेक्ट कौन है, कामिनी। यहाँ पे टॉकिंग और वॉचिंग का सब्जेक्ट कौन है, कामिनी। दोनों जगह कामिनी हमारा सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने बनाया ना जिसको, उसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, मेन क्लोज का सब्जेक्ट ही उसका जो है ना सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला मैं फॉलो करूँ इस सेंटेंस के अंदर, तो मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, डोरबेल, वर्ब कौन है, रैंक। डोरबेल बहुत तेज से बजी, क्या टीवी देखते हुए बजी, क्या डोरबेल ही टीवी देख रही थी, टीवी तो आप देख रहे थे। इस सेंटेंस के अंदर एक इनहेरेंट गलती है, गलती ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन जो आपने लिया ना, वो डोरबेल तो कर ही नहीं रही थी, कोई भी कर रहा हो उस सेक्शन को, डोरबेल उस सेक्शन को नहीं कर रही थी। ये सेंटेंस हो गया अपने आप में गलत। क्यों? क्योंकि ये काम डोरबेल करती तब ये सेंटेंस सही होता, अब ये काम तो डोरबेल कर नहीं सकती। तो इस सेंटेंस को सही कैसे करें, देखो इसको करने के कई तरीके हैं सही, है ना, मैं आपको सारे तरीके आज बताता हूँ, उन्हीं में से एक तरीका आज जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आप जो मेरे साथ सीखोगे। पहला तरीका, आप ऐसा बोल दो, वॉचिंग टीवी आई हर्ड द डोरबेल रिंग लाउडली, टीवी देखते हुए मैंने डोरबेल को लाउडली रिंग करते हुए सुना। देख लो सेंटेंस वही है, बात वही है, आई की जगह चाहे कामिनी लगा दो आप, है ना, कामिनी हर्ड द डोरबेल रिंग लाउडली। सबसे पहला तरीका, ये तरीका जो है ना जनरली आप फॉलो ना करें, क्योंकि इसके अंदर सेंटेंस के वर्ड्स बहुत बदल गए, है ना, हर्ड नाम की नई वर्ब आ गई, तो ये एक तरीका जरूर है, लेकिन इसको आप फॉलो ना करें। अच्छा, दूसरा तरीका देखते हैं, ये सबसे ज्यादा चलने वाला तरीका है, वाइल कामिनी वॉज वॉचिंग टीवी द डोरबेल रैंग। देखो क्या हुआ, वाइल कामिनी वॉज वॉचिंग टीवी द डोरबेल रैंग, मैंने क्या किया, वॉचिंग टीवी के आगे लगा दिया वाइल कामिनी, है ना, और वॉच भी लगा के बता दिया कामिनी इस काम को कर रही थी और डोरबेल रिंग कर गई। इस केस के अंदर 2 क्लोज बन गए अपने पास, पहले क्लोज में कामिनी आ गई, वॉज वॉचिंग उसकी वर्ब आ गई, दूसरे क्लोज में डोरबेल आ गया, रैंग उसकी वर्ब आ गई।
पर मैं आपको ऐसा चैलेंज दूं कि भाई तुम्हें क्लोज तो बनाना ही नहीं है, तुम्हें तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ही रखना है ना, ये वॉज नहीं आना चाहिए, वर्ब नहीं आना चाहिए बीच में। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका है ऐसा, आप ऐसा बना दो, द डोरबेल रैंग, कामिनी वॉचिंग द टीवी। हुआ क्या है, कामिनी वॉज वॉचिंग द टीवी है ना, इसमें से वॉज मैंने निकाल दिया, इसको निकाल दिया, इस वाइल को भी निकाल दिया और इसको मैं ले आया लास्ट में। देखो क्या बन गया, द डोरबेल रैंग, कामिनी वॉचिंग द टीवी। बहुत ही अननेचुरल कंस्ट्रक्शन है इंग्लिश की, बहुत पुराने टाइम में यूज हुआ करती थी, कभी कभी फिर भी भूले पड़ के एग्जाम्स में आ जाती है। आज इसने इसी कंस्ट्रक्शन को यूज किया। समझ गए मेरी बात को, क्या किया एक बार फिर से देख लो, पूरी चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। वॉच कर रही है कामिनी टीवी, टीवी भी वॉच कर रही है और कामिनी अपनी मम्मी से बात भी कर रही है। पर हुआ क्या, मैंने कामिनी की जगह बोल दिया कि डोरबेल रिंग कर गई लाउडली और वॉचिंग टीवी को वैसा का वैसा रख दिया। मतलब ये निकल आया कि डोरबेल ही वॉच कर रही थी टीवी को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर सेंटेंस पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया, मालूम चला कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को तो कोई मॉडिफाई करने वाला इसका कोई नाउन आसपास है ही नहीं। अब क्या करें, इसको एक नाउन दे देते हैं। तो पहले केस में क्या किया मैंने ये कर दिया कि भाई वाइल कामिनी वॉज वॉचिंग टीवी द डोरबेल रैंग, मैंने वाइल और कामिनी इसके आगे ऐड कर दिया, ये बता दिया टीवी कौन वॉच कर रहा था। एक और केस के अंदर मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रखा, डोरबेल की जगह नहीं सही सब्जेक्ट को मैं ले आया, वॉचिंग टीवी आई या कामिनी हर्ड द डोरबेल रिंग लाउडली। तरीका नंबर 2 है ना, 2 तरीके से मैं सही कर सकता हूँ। तीसरा तरीका मैंने क्या किया, ये विद वाला आप छोड़ दो ना, ये थोड़ा एडवांस्ड है, ये संडे वाली वीडियो में आ जाएगा, छोड़ो इसको भी। तीसरे तरीके मैंने क्या किया, मैंने भाई डोरबेल के आगे ना, सॉरी वॉचिंग टीवी के आगे मैंने क्या कर दिया, कामिनी का नाम लिख दिया, डोरबेल रैंग कामिनी वॉचिंग द टीवी। सबसे अननेचुरल कंस्ट्रक्शन है, पर ये कंस्ट्रक्शन ऐसी है, ग्रामेटिकली सही है। और मजे की बात बताऊं, ये कंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो है ना, जो मैंने चेंज किया 1, ये शायद कहीं पे ना लगे, 2 नंबर शायद ये भी कहीं पे ना लगे, पर 3 नंबर है ना, ये अननेचुरल वाली, ये सब जगह लग जाएगी। आप जैसे लगाना चाहो, जहां भी आपको जरूरत पड़े इस कंस्ट्रक्शन को आप लगा सकते हो। आज का आपका क्विज यही है, आपको 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, चलो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, दूसरा आप करना है ना। इसको दोनों को हम चेंज करेंगे 3rd नंबर कंस्ट्रक्शन के अंदर, डैंगलिंग मॉडिफायर जिसको हम बोलते हैं ना, ये देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल बिना बात के पढ़ा है, इसको हम एक सही सब्जेक्ट देंगे। कैसे, देखो, वेयरिंग अ पिंक कॉटन जैकेट, ऑल आइज टर्न्ड टुवर्ड द गर्ल। एक कॉटन जैकेट को पहनते हुए सब की सब आइज टर्न होगी लड़के की तरफ, सारे के सारे लड़कों ने लड़की को देखना शुरू कर दिया, सबकी आंखें घूम गई, और किसकी तरफ, जो लड़की ने पिंक कॉटन जैकेट पहनी हुई थी। पर यहां पे क्या हुआ, ऑल आइज हमारा सब्जेक्ट है, क्या आइज ने पहनी हुई थी पिंक कॉटन जैकेट, ऐसा तो नहीं है, है ना। इसके हिसाब से तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्शन भी आई करने वाला ही है, यहाँ पे वेयरिंग भी आई कर रहा है। अब क्या करूं, सीधे सीधे मैं क्या करूं, जिसकी तरफ आंखें घूमी हैं उसको मैं यहाँ शुरू में ले आता हूं और इसको एक सब्जेक्ट दे देता हूं, द गर्ल वेयरिंग अ पिंक कॉटन जैकेट, ऑल आइज टर्न टुवर्ड्स हर। समझ गए, मैं क्या किया, शुरू में द गर्ल को ले आया मैं, ताकि मुझे इस वेयरिंग का एक सब्जेक्ट मिल जाए और ताकि मेरा पूरा सेंटेंस सही हो जाए। अब आप यही काम सेकंड वाले के साथ करेंगे, बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। एक सेंटेंस, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता ना, जब मेरे हिसाब में से आप में से 90 लोग पहचान भी नहीं पाते हुआ क्या है इसके अंदर। तो सीखो, यही कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, अच्छी वाली सीरियस इंग्लिश को। बढ़े आगे फटाफट से, आज ग्रामर कॉन्सेप्ट शुरू में ही आ गया। फटाफट से मैं वोकैबुलरी बता देता हूँ पहले सेंटेंस की। आउट और मैंने आपको बताया, जब आउट किसी के आगे लगे तो 2 मतलब होते हैं उसके, या तो बाहर या ज़्यादा। आउटडोर मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, आउटलाइन मतलब किसी के बाहर लाइन देना, आउटलाइन। आउट स्मार्ट मतलब किसी से ज़्यादा स्मार्ट, आउटरेज मतलब ज़्यादा गुस्सा, आउटस्पोकन मतलब ज़्यादा बड़बोला। तो यहाँ पे आउट का मतलब ऊपर वालों में सब में क्या है, ज़्यादा, और नीचे वालों में सबके अंदर क्या है, बाहर। तो आउट रूट के दोनों मतलब होते हैं बाहर या ज़्यादा। अब आउट पोर वही है, पोर मतलब बहना, आउट मतलब ज़्यादा, आउट पोर मतलब किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बहना, टॉरेंट आना, वेव आना, लहर आना, फ्लड आना, बाढ़ आना, डिल्यूज आना। समझ गए इस वर्ड को कैसे बना है। चलो, प्रेग्नेंट एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जो स्पेशल है, जिसकी कोई डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं है। 10 सेकंड में आपको देता हूं, आप मुझे सारे ऐसे नाउन्स, सारे ऐसे एडजेक्टिव्स बनाएंगे जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। फटाफट रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, कोशिश जरूर करना, याद होना चाहिए आपको फटाफट से। इन सब की कोई सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। यूनिक, यूनिवर्सल, डेड, प्रेग्नेंट, एम्प्टी, फुल, एब्सोल्यूट, राउंड, स्क्वायर।
एडजेक्टिव वीडियो में करवा चुका हूँ, किसी का रह गया तो कॉन्सेप्ट भाई देख लेना भाई जाकर के ना, आज इस पे टाइम नहीं देंगे अपने। ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने आप के अंदर एब्सोल्यूट हैं, इनमें ज़्यादा या कम की कोई बात नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई डेड है, कोई कम मरा है ज़्यादा मरा नहीं होता, अगर मर गया तो मर गया या फिर जिंदा है। प्रेग्नेंट है, ज़्यादा प्रेग्नेंट या कम प्रेग्नेंट नहीं होती, है तो है, नहीं है तो नहीं है। यूनिक है तो यूनिक है, सबसे अलग है, अगर वो अलग नहीं है ना तो वो यूनिक नहीं है। तो ज़्यादा यूनिक या कम यूनिक का सवाल पैदा होता ही नहीं। ट्रेचरस होता है धोखाधड़ी वाला, ट्रेचरी होता है धोखा, ट्रेचरी से नाउन से हमने बना दिया ट्रेचरस नाम का एडजेक्टिव। बड़े आगे रिवल्जन होती है हेट्रेड, किसी के लिए बहुत सारी डिस्गस्ट या किसी के लिए बहुत सारी नफरत। कह स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स आर किल्ड एवरी ईयर इन इंडिया एज देयर पैथ्स क्रॉस दोज ऑफ ह्यूमंस, बट द इमेज of a mortally wounded animal standing impassively in a river in Palakkad as life ebbed out of it will remain imprinted on the mind। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, ध्यान से देखना। बहुत सारे एलिफेंट्स, स्कोर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, नाउन एक स्कोर भी है ना। कह रहा स्कोर्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स मारे जाते हैं और किल्ड एवरी ईयर, हर साल, इन इंडिया, हमारे देश में। कैसे, कह रहा एज जैसे कि उनके जो पाथ हैं, उनके जो रास्ते हैं, क्रॉस करते हैं दोज ऑफ ह्यूमंस के रास्तों के साथ उनके रास्ते क्रॉस करते हैं, हमारे रास्ते के अंदर उनका रास्ता आता है। कह रहा लेकिन जो इमेज है ना, जो तस्वीर है एक जख्मी हुए वुंडेड एनिमल की, और कैसे, मोटली, जानलेवा तरीके से। कह रहा जो इमेज है ना एक जानलेवा तरीके से जख्मी हुए एनिमल की, कौन सा एनिमल, जो स्टैंडिंग था, खड़ा था, इम्पैसिवली, बिना किसी इमोशन के, और कहाँ पे, एक नदी में, और कहाँ पे, पलक्कड़ में। और कब, जब लाइफ इसमें से एब आउट हो रही थी, जब जान इसमें से थोड़ी थोड़ी करके रिस्क के बाहर आ रही थी। कह रहे ये जो इमेज है ना, ये विल रिमेन, हमेशा बनी रहेगी, इम्प्रिंटेड, प्रिंट होकर के हमारे माइंड्स पे, हमारे दिमाग के अंदर। समझ गए सेंटेंस को, रिपीट कर दूं। बहुत सारे एनिमल्स मारे जाते हैं हर साल इंडिया के अंदर, जैसे कि या क्योंकि उनके रास्ते क्रॉस करते हैं हमारे रास्तों के साथ। कह रहा लेकिन जो तस्वीर है इस जानलेवा तरीके से जख्मी एनिमल की, जो खड़ा था एकदम इमोशंस के बिना, एकदम कूल होकर के एक नदी में, पलक्कड़ जगह में। कह रहा जैसे इसमें से लाइफ एब हो रही थी, कह रहे ये जो तस्वीर है ना, लाइफ एब आउट होती हुई, निकल करके बाहर आती हुई इसमें से जान, ये विल रिमेन, बनी रहेगी, इम्प्रिंटेड, जो है ना प्रिंट होकर के हमारे दिमागों पे, हमारे मस्तिष्क में। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस की पहले ग्रामर बताता हूँ, पहले चलो वोकैबुलरी देख लेते हैं, फिर ग्रामर इसकी बहुत सारी है। वोकैबुलरी क्या कहती है मेरे भाई, इम्पैसिव क्या होता है, जब आप बिना इमोशंस के होते हो ना, तब होते हैं आप इम्पैसिव। कोई भी चीज़ आप में से पास नहीं कर सकती, कोई भी इमोशंस आप में से, आपके जो है ना चेहरे पे दिखेगा नहीं, आप होते हो इम्पैसिव। अच्छा, बिना इमोशन वाली चीज़ को कूली भी बोलते हैं ना, उसने ये काम को बहुत कूल तरीके से किया, कूली। कूलिंग में एक दिक्कत है, ये मैंने स्पेलिंग लिख दी है कूली की, इसकी सही स्पेलिंग आप मुझे बताएं। स्पेलिंग में बहुत बार पूछा गया इसको, है ना। कूली की स्पेलिंग आपने ज़्यादातर ने कोशिश की होगी लिखने की, अब मैं बताता हूँ। कूली में डबल एल लगता है, ठीक है ना। कूली के अंदर क्या लगता है, डबल एल। अब ध्यान रखना इसके अंदर एक कूली दूसरा भी होता है, स्टेशन वाला, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, उसकी स्पेलिंग होती है ऐसी, कूली। तो ये भी कूली, ये भी कूली। ये कौन सा, ये कूल वाला कूली है ना, ये कौन सा, ये वो वाला कूली। तो समझना दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। कूली की स्पेलिंग को बहुत लोग गलत लिखा करते हैं, आप ना लिखें। अच्छा, और क्या है, मोटली बता दिया ना मैंने आपको, जानलेवा तरीके से उसको कहते हैं मोटली। एब आउट होने का मतलब है रिस्क के किसी चीज़ का बाहर आना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके लाइफ इसमें से बाहर आ रही थी, जैसे जैसे नदी के अंदर पानी बढ़ता जा रहा था। आ जाए हम सेंटेंस की ग्रामर में। स्कोर है ना, स्कोर हमेशा अ लार्ज नंबर की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको बताया ना, अ लार्ज नंबर ऑफ, वो क्या करेगा अपने साथ में हमेशा। अच्छा आप बताओ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा और वर्ब कैसी आएगी। चलो, नाउन आएगा मेरे भाई, इसके बाद हमेशा प्लूरल, कैसा आएगा, प्लूरल। और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगी। तो ये लार्ज नंबर है ना, ये स्कोर्स का सिनोनिम है। तो जब स्कोर्स आ जाए तब तब इसके साथ में एक प्लूरल नाउन चिपका देना और एक प्लूरल वर्ब चिपका देना, ठीक है ना। समझो इसको लॉजिक के साथ। इसीलिए एलिफेंट्स आया यहाँ पे, इसीलिए प्लूरल वर्ब आई है। आर किल्ड आया, इज किल्ड नहीं आया। अच्छा, ये दोज वाला कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ कई बार, आज कर लेते हैं फटाफट से इसको रिपीट। सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं दो, आप मुझे बताएंगे दोनों सेंटेंस को कैसे सही करना है। फटाफट पहले आप सही करो, फिर मैं सही करता हूं। चलो, प्रोडक्ट ऑफ कंपनी ए इज सुपीरियर देन कंपनी बी। अगर आप नोटबुक पेन नहीं चला रहे हो ना, बहुत कुछ मिस कर रहे हो आज की क्लास के अंदर। पूरी क्लास को मैंने ऐसा बनाया है वर्कशॉप के जैसा, है ना। आपकी वर्कशॉप है इंग्लिश की, करवा चुका हूं कॉन्सेप्ट आपको मैं। प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी ए
इज सुपीरियर देन द कंपनी बी। कंपनी ए का प्रोडक्ट कंपनी बी के प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा है। इस सेंटेंस में दिक्कत क्या है? सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है कंपनी ए का और कंपनी बी का, नहीं, सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है कंपनी ए के प्रोडक्ट का। कंपनी ए के प्रोडक्ट का कंपनी बी के प्रोडक्ट से अगर कंपैरिजन करना है तो देन के बाद में मुझे कंपनी बी का प्रोडक्ट ही लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? देन द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी बी। समझ गए? एरर नंबर 1। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि ये प्रोडक्ट से कंपनी ए का अब प्रोडक्ट जो है कंपनी बी कंपेयर हो गया। प्रोडक्ट ए का जो कंपनी ए का जो प्रोडक्ट है ना वो कंपनी बी से अच्छा नहीं है, कंपनी बी के प्रोडक्ट से अच्छा है। समझ गए ना? तो क्या करूं मैं यहाँ पे? देन द प्रोडक्ट ऑफ मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें क्या हुआ? गलती हो गई भाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे दैट लिख दो, देन दैट ऑफ कंपनी बी। अच्छा, दूसरे केस में क्या करना है? प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी ए आर सुपीरियर देन कंपनी बी। अब इस केस में वही करना है ना सर, देन दैट ऑफ कंपनी बी कर दो। अब गलती आप क्या करते हो यहाँ पे? आपने जैसे दैट वाली एरर आपने रट्टा मार रखा है, इसका दैट वाली एरर है। ये दैट वाली एरर नहीं है, इसका नाम है दैट दोज वाली एरर। जब आपके पास सिंगुलर की जगह प्लूरल होना तो भाई दैट नहीं, फिर आपको दोज लगाना है। दैट लगा था प्रोडक्ट के लिए क्योंकि प्रोडक्ट सिंगुलर था, यहाँ पे एक नहीं है भाई, प्लूरल प्रोडक्ट्स हैं। तो कंपनी ए के प्रोडक्ट से कंपनी बी के प्रोडक्ट को कंपेयर करना है तो देन की जगह मैं क्या यूज करूंगा? दैट की जगह दोज को यूज करूंगा। अब दोनों सेंटेंस में एक और एरर है, कल भी मैंने आपसे पूछी थी, कुछ लोग बता पाए कुछ नहीं बता पाए। फटाफट से उसको सही कर देता हूँ। लड़कों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इस एरर को पकड़ा। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनके बाद में कभी भी देन नहीं आता। क्या आता है? टू ही आता है। कुछ लोग ओवर लगाते हैं, आप मत लगाना। ओवर वाला जो है ना कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं कब लगाना होता है, पैसिव के अंदर लगता है, वैसे जनरली नहीं लगाना आप लोग को। सुपीरियर ओवर मत लगाना, सुपीरियर टू ही लगाना। जूनियर ओवर सीनियर ओवर मत लगाना, सीनियर जूनियर टू ही लगाना। तो ये गलती अपने की थी, कल भी बताया था मैंने आपको। कुछ लोग पकड़ पाए, कुछ नहीं पकड़ पाए। बढ़े आगे, चल। कह रहा वेदर द बूबी ट्रैप्ड पाइनएप्पल दैट टुक इट्स लाइफ वॉज इंटेंडेड फॉर एलिफेंट्स और अदर एनिमल्स मैटर्स लिटल। कह रहे हाँ के ना, ये जो पाइनएप्पल था और कैसा? बूबी ट्रैप्ड। अजीब सा वर्ड है बूबी ट्रैप्ड। जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उनको पता होगा। बूबी ट्रैप होता है आपके लिए ऐसा ट्रैप, ऐसा जाल हो जो बूबी हो छुप करके बैठा हो। समझ गए ना? बूबी ट्रैप होता है देखने में तो अच्छा लगे और बाद में जो निकले उसमें से कुछ और ही कोई चीज़ है ना। तो कह रहे जो ये बूबी ट्रैप्ड पाइनएप्पल था ना, देखने में तो हाथी को बड़ा प्यारा लगा था पर निकला इसके अंदर है बॉम्ब। कह रहे जिसने लाइफ ले ली इसकी, जिसने ले लिया इसकी ज़िंदगी को। कह रहे हाँ के ना, ये पाइनएप्पल वॉज इंटेंडेड, ये इंटेंडेड था या नहीं, इसका मकसद था या नहीं। और क्या? फॉर एलिफेंट, इस एलिफेंट के लिए, और अदर एनिमल के लिए, किसी दूसरे जानवर के लिए। कह रहा है चाहे कुछ भी हो, चाहे जानवर के लिए इसके लिए रखा था एलिफेंट के लिए, चाहे दूसरे किसी जानवर के मकसद से रखा गया था। कह रहे ये जो चीज़ है ना, ये मैटर्स लिटल, ये पूरी की पूरी चीज़ मैटर करती है बहुत कम। कह रहा क्यों? बिकॉज सच ट्रैप्स लिटर द ट्रबल लैंडस्केप्स दैट सराउंड फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री। कह रहा क्योंकि ऐसे जो ट्रैप्स है ना, कैसे? ये ऐसे बूबी ट्रैप्स। कह रहा ऐसे जो शिकंजे हैं, जाल हैं, लिटर करते हैं, फैले हुए हैं। और किसमें? ट्रबल्ड लैंडस्केप्स में, इस ट्रबल वाले पूरे के पूरे वातावरण में, पूरे के पूरे एरिया में। और कौन सा एरिया है? जो कि सराउंड करता है फॉरेस्ट को, चारों तरफ है जंगल के, पूरे देश में अक्रॉस द कंट्री। सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, सिंपल हो जाएगा। चाहे ये पाइनएप्पल जो बूबी ट्रैप्ड है, मैंने इसका मतलब आपको बता दिया, देखने में आपको अच्छा लगे, निकले इसके अंदर से कोई और खराब चीज। चाहे ये जाल में फंसाने वाला पाइनएप्पल जिसने लाइफ ले ली, या जो इसने लाइफ ली इसकी, चाहे ये इंटेंडेड था इस जानवर के लिए, एनिमल के लिए, या किसी दूसरे जानवर के लिए, ये बात मैटर करती है बहुत कम, ये बात मैटर करती है ना के बराबर। अच्छा क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रैप्स हर तरफ लिटर हैं, फैल रहे हैं। लिटर होने का मतलब है हर तरफ फैलना, हर तरफ फैले हैं। और कैसे? ट्रबल लैंडस्केप्स में। और वो लैंडस्केप्स, वो धरती, वो गांव जो कि सराउंड करते हैं इन फॉरेस्ट को, आसपास हैं जंगलों के, पूरे देश के अंदर। कह रहा हर जगह है ये। आज एक हाथी मरा है, बहुत हाथी हर रोज मरते हैं जिनका आपको पता नहीं है, जहां जिनकी कोई न्यूज़ आती है। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस में देखने वाली चीज लिटल क्यों आया? यहाँ पे बता रहा है ना के बराबर, अ लिटल, द लिटल, अ लिटल, द लिटल, और बिना और द के लिटल, इनका फर्क आप जानते हो ना। जब बिना किसी के आर्टिकल के आ जाए तो मतलब ना के बराबर, अ लग जाए आगे तो मतलब थोड़ा सा, द का मतलब हो जाए जो भी है थोड़ा सा उतना। अदर के बाद में आप क्या यूज करते हैं? हमेशा अदर के बाद में आप प्लूरल नाउन्स को यूज करते हैं। तो अदर एनिमल नहीं होता, अदर एनिमल्स ही होता है। बड़े आगे, लैंडस्केप होती है सीनरी, कंट्री साइड की, गांव की सीनरी।
अगर आप गांव में छत पे खड़े हो जाओ, जितना आपको एरिया दिखे आप बोल दो द लैंडस्केप इज क्वाइट ब्यूटीफुल। जो एरिया में देख पा रहा हूँ ना, लैंडस्केप को मैं देख पा रहा हूँ बहुत सुंदर है। समझो इसको, लैंडस्केप का मतलब होता है आपकी नज़र के अंदर गांव का या किसी भी एरिया का जितना एरिया आ जाए लैंडस्केप। बढ़े आगे। एक छोटा सवाल है मेरा, मैं उसको समझाऊंगा नहीं यहाँ पे। ये मैटर जो है ना, आप बताना मुझे। देखो पाइनएप्पल की वर्ब आ गई वॉज इंटेंडेड, दैट की वर्ब आ गई लुक। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ये मैटर किसकी वर्ब है मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। क्लोज वाला क्वेश्चन आएगा जो फ्रेज वाली वीडियो, उसमें बताऊंगा। जो लोग बता सके मुझे बताएं किसकी वर्ब है ये मैटर्स। चलो, कह द ट्रेजिक फेट दैट बिफेल दिस क्रीचर हाउएवर इज ए घास्टली रिमाइंडर ऑफ द राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कह रहे जो ट्रेजिडी भरा अंत है ना, फेट होता है किसी का नसीब। जनरली आप फेट को नेगेटिवली यूज करते हो ना, खराब नसीब के लिए यूज करते हैं अपने। कह रहे जो ट्रेजिडी भरा फेट है ना, जो नसीब है, जो कि आन पड़ा। बिफेल होने का मतलब बी मतलब होना, फल मतलब गिरना। जो कि गिर पड़ा, जो कि हैपन हो गया, जो कि टेक प्लेस कर गया। और किस पे? इस क्रीचर पे, इस जानवर पे। कह रहा है ऐसा बुरा नसीब जो इस जानवर का आया, कह रहा है हाउएवर हालांकि वो एक घास्टली रिमाइंडर है। वो ऐसी चीज है हमें जो याद करवाने वाली है, और कैसी है? घास्टली, टेरिफाई करने वाली, हॉरिफाई करने वाली, डराने वाली। और किसका? राइज होते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स का, झगड़ों का इंसानों और जानवरों के बीच में। कह रहे दैट आर ओनली डेस्टाइन्ड टू ग्रो, जो कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सिर्फ डेस्टाइन्ड टू ग्रो ही हैं। वो उनकी एक ही डेस्टिनी है, उनका एक ही नसीब है कि ये बढ़ेंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि एज कमर्शियल प्रेशर्स ईट इनटू ऑलरेडी डिमिनिशिंग हैबिटेट। क्योंकि कमर्शियल प्रेशर जो है ना, जो औद्योगिक तनाव है, दबाव है, वो ईट इनटू करता है, वो खाता जा रहा है पहले से ही कम होते इनके हैबिटेट को, इनके रहने की जगह को। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, एक बार रिपीट करता हूँ फिर आएंगे इसे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स में। बुरा नसीब जो कि आन पड़ा इस क्रीचर के ऊपर, बिफेल हो गया। हाउएवर हालांकि वो एक डराने वाला रिमाइंडर है, इस चीज़ को याद ताज़ा करवाने वाला रिमाइंडर है। और कैसा? डराने वाला। और किसका? वो राइज होते कॉन्फ्लिक्ट्स का, झगड़ों का इंसानों और जानवरों के बीच में। अच्छा कौन से झगड़े? जो कि सिर्फ महज डेस्टाइन्ड टू हैं, जिनकी एक ही डेस्टिनी है, जिनका एक ही नसीब है कि वो ग्रो होंगे, सिर्फ बढ़ने वाले हैं आगे। अच्छा क्यों? क्योंकि कमर्शियल प्रेशर जो है ना, औद्योगिक तनाव जो है, वो ईट इनटू करता जा रहा है, वो खाता जा रहा है इनके ऑलरेडी डिमिनिश हैबिटेट को, इनके पहले से ही कम होते हुए रहने की जगह को। जैसे जैसे आप रोड्स बना रहे हो, फैक्ट्रीज डाल रहे हो, हाथियों का, टाइगर्स का, बिल्लों का, ऊदबिलाओं का घर आप जो है तहस नहस कर रहे हो। कह रहे ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ बढ़ते रहेंगे, ये हमारे पास है एक रिमाइंडर। समझ गए सेंटेंस को? पहले आ जाऊँ वोकैबुलरी पे, फिर आऊँगा ग्रामर पे। बी फैल मैंने आपको बता दिया, बी प्लस में फॉल। याद कैसे करना है इसको, रट्टा मत मारो। फॉल मतलब गिरना, बी मतलब होना। कोई चीज़ आपके ऊपर गिर पड़ी, कोई चीज़ आपके ऊपर आन पड़ी, तो ये फेट इसके ऊपर आन पड़ा, ये फेट इसके साथ घटित हो गया, हैपन हो गया, टेक प्लेस कर गया। घास्टली के सारे सिनोनिम्स मैंने लिख दिए हैं डराने वाली चीज़ के लिए, टेरिफाइंग, हॉरिफाइंग एंड एपलिंग। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉज लूँगा। एपलिंग से आप जो है ना, एक इसका वो बनाएंगे इसी वर्ड से, जिसका मतलब निकले भूत। बहुत अच्छा वर्ड है, 2-3 बार पूछा गया ना एसएससी में, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता भी चुका हूँ मैं आपको। एपलिंग से कौन सा वर्ड बनता है जो भूत का सिनोनिम होता है? चलो, वर्ड होता है एपैरिशन, ठीक है ना? एपैरिशन, एपैरिशन थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है पर अच्छा वर्ड है। मैं जब कैट की प्रिपरेशन करता था तो मेरे साथ एक लड़का था मेरे हॉस्टल के अंदर पीजी में, उसको ये वर्ड याद नहीं होता था। हम लोग रोज खेलते थे आपस में ना, क्यू कार्ड्स लेकर के, तू इसका मीनिंग बता, मैं इसका मीनिंग बताऊं। तो उसने लास्ट में कैसे याद किया, बोला इसमें पार्टी आ रहा है यार, और इसका मतलब होता है भूत। तो ये ऐसे मैं वर्ड बोलूँ ना, बोले पार्टी में भूत, है ना? उसने ऐसे ही इस वर्ड को, भाई पूरे 1-1.5 साल मैंने प्रिपरेशन की, वो बार बार इसी वर्ड को इसी तरीके से याद करता था। पार्टी में भूत, भूत भी ना बोले, भूत। वो राजस्थान की तरफ के होते हैं ना, मारवाड़ की तरफ के। तो कुछ निमोनिक्स आप भी अपने बनाएं, कैसे भी बनाएं, किसी भी तरीके से निमोनिक्स बनाएंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आपको वर्ड्स याद रहेंगे। बढ़े आगे। डेस्टाइन्ड टू आप समझ गए ना, इसकी डेस्टिनी यही है, हमने इसको पैसिव फॉर्म में यूज़ कर लिया। वैसे डेस्टाइन्ड एक एडजेक्टिव होता है। अच्छा एक छोटा सवाल है मेरा आपसे, ईट इनटू और ईट अप दो अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना? ईट इनटू ईट अप, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब की सीरीज में करवाया था खबरी पे, आप अगर याद कर सके तो मुझे बताएं दोनों में क्या फर्क होता है। चलो, जब कोई निर्जीव वस्तु, इनएनिमेट चीज, एनिमेट चीज किसी चीज को खा जाए तब आप ईट इनटू लगाएंगे। जब कोई इंसान या एनिमेटेड चीज किसी चीज को खा जाए तो आप ईट अप लगाएंगे। रस्ट कैन ईट इनटू आयरन, रस्ट जो है ना, जंग आयरन को खा सकती है। अब रस्ट तो जान तो होती नहीं जंग में, है ना? तो रस्ट कैन ईट इनटू आयरन। अच्छा अगर आपने खाना खा लिया
आई हैव ईटन अप माई ब्रेकफास्ट, समझ गए ना। ईट इंटू ईट अप दोनों का मतलब एक ही है, एक में इनएनिमेट चीज, एक में एनिमेट चीज। शायद याद होगा कुछ लोगों को। अब एक हैबिटेट पे ना बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत दिन से इस सवाल ने घुमाया जब मैं प्रिपरेशन करता था, आप भी कोशिश करें, है ना। मैंने आपको दोनों चीजें, चलो पहले सेंटेंस को देखो, इसमें एरर बताओ मुझे क्या है। चलो देखो, हैबिटेट होता है एक प्लेस, हैबिटेट का सिनोनिम है हैबिटेशन। अब गलती कहाँ आती है, हैबिटेट से एक वर्ड बनता है हैबिटेंट। फर्क क्या है इसमें, इसमें फर्क ये है भाई, बीच में एन आ रहा है ये वाला, है ना, हैबिटेट। इसका मतलब क्या होता है, कोई जगह पे रहने वाला आदमी। हैबिटेट मतलब जगह, हैबिटेंट मतलब रहने वाला आदमी, समझ गए ना। अब ये सेंटेंस है ना, इसमें गलती क्या है, देयर वर 30 हैबिटेट्स इन द हैबिटेंट इन द लास्ट सेंसस, है ना। वहां पे 30 बाशिंदे थे, 30 रहने वाले थे इस हैबिटेट में, इस जगह पे लास्ट सेंसस के अंदर, जनगणना के अंदर। अगर 30 बाशिंदे थे ना तो हैबिटेट नहीं, हैबिटेंट्स थे वो। क्या थे वो, हैबिटेंट्स। और वो थे इस जगह पे तो हैबिटेंट पे नहीं थे, वो हैबिटेट पे थे, समझ गए ना। देयर वर 30 हैबिटेंट्स इन द हैबिटेट इन द लास्ट सेंसस, है ना, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस। इस हैबिटेट को हैबिटेशन भी लिख सकते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड है, एक बार इनको देख लो, एन वाली आप समझ लोगे ना तो आप समझ जाओगे। रहने वाले को हैबिटेंट, जहां पे रहते हो वहां पे हैबिटेट। कह रहे द preparators may be prosecuted for the elephant's death, but that can do little to mitigate the larger issue of lost ranges and blocked corridors। कह रहे ये जो preparators है ना, ये जो काम को करने वाले अपराधी हैं, हो सकता है प्रोसिक्यूट हो जाएं, हो सकता है इन पे केस चला के इनको सजा दे दी जाए। किसके लिए, इस एलिफेंट की डेथ के लिए, इस हाथी की मौत के लिए। कह रहे लेकिन ये जो ऊपर वाली चीज है ये बहुत कम करेगी, कैन डू लिटिल, ना के बराबर करेगी। किस काम के लिए, मिटिगेट करने के लिए, इसको शांत करने के लिए, बड़े इश्यू को, लार्जर इश्यू को, जो कि किसका है, लॉस्ट होती हुई रेंजेस का और रुकते हुए रास्तों का, कॉरिडोर्स का। और किन के लिए, इन दीज वैंडरिंग जायंट्स के लिए, इन बड़े हाथियों के लिए, जायंट्स के लिए जो वैंडर करते हैं, इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। कह रहे सजा दे दो, कोई बात नहीं, दे भी सकते हो, पर उससे कुछ भी नहीं होगा। दैट कैन डू लिटिल, ना के बराबर होगा जो भी होगा। किस काम को, मिटिगेट करने के काम को, मलहम लगाने के काम को, इस बड़े इश्यू पे, जो कि है इनकी रेंज हम लॉस कर रहे हैं, है ना। इनकी जो हाथियों की रेंज है, जो हैबिटेट है, वो ये खोते जा रहे हैं। और इनके रास्तों को ब्लॉक जो है हम कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं इनके कॉरिडोर्स को। किन के लिए, इन वैंडरिंग जायंट्स के लिए, ऐसे महाकाय जायंट्स जो वेंडर करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं। समझ गए सेंटेंस को, देखने वाला कुछ नहीं है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कल बताया था मैंने किस काम का आता है। देखो मिटिगेट के बहुत सारे सिनोनिम्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फटाफट से एक बार रिवाइज करो आप सिनोनिम्स को, 3-4 सेकंड में आपको देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखना आपको कितने याद हैं। चलो यही बताता हूँ और हर बार बताता हूँ, शायद कुछ लोगों को अच्छे से याद भी होंगे। पैसिफाई, मॉलिफाई, सैव एंड एसयूएच, चारों का मतलब क्या है, किसी चीज पे मलहम लगाना, मरहम पट्टी करना, किसी चीज को शांत करना। बढ़े आगे, बार बार इसलिए बोलता हूँ, यही याद होंगे तुम्हें और यही तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएंगे, तो सुनते रहा करो, याद करते रहा करो, ऐसे याद हो जाएंगे। कह रहा इंडिया हैज थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स जस्ट अंडर 30,000 अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल काउंट्स। कह रहा इंडिया के पास हजारों एलिफेंट्स हैं, थाउजेंड्स हैं। कह रहा बिल्कुल 30,000 से कम अकॉर्डिंग टू हिसाब से अवेलेबल काउंट के, जो गिनती हमने अवेलेबल है उसके हिसाब से। कह रहा बट नो स्ट्रॉन्ग साइंस इम्ब्यूड पॉलिसी दैट एनकरेजेस सॉफ्ट लैंडस्केप्स एंड मिटिगेटिंग पैसेज दैट विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा इंडिया के पास ये तो है, क्या है, 30,000 हाथी, पर इंडिया के पास है क्या नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग साइंस इम्ब्यूड पॉलिसी नहीं है, एक मजबूत साइंस में डूबी हुई पॉलिसी या नियम नहीं है। अच्छा कौन सी पॉलिसी, जो एनकरेज करती है, जो कि बढ़ावा देती है सॉफ्ट लैंडस्केप्स को, और किस पे, माइग्रेटिंग पैसेजेस को। अच्छा कौन से पैसेज, कौन से रास्ते, जो कि रिड्यूस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि कम करेंगे झगड़ों को। सॉफ्ट लैंडस्केप क्या होते हैं, ऐसे लैंडस्केप ऐसी जगह पे जहाँ पे आप सॉफ्ट हो, हैवी मशीनरी ना रखी हो, ज़्यादा लोग ना रहते हो, है ना, इन जानवरों के लिए सबसे अच्छे होंगे। और माइग्रेटिंग पैसेजेस कौन से हैं, ऐसे पैसेजेस, ऐसे रास्ते जिससे जानवर माइग्रेट कर सकें, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सके। तो कह रहे 30,000 हाथी हैं, पर कोई ऐसी पॉलिसी आपके पास नहीं है जहां से इन दो चीजों को आप ले आओ ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। सेंटेंस में देखने वाली चीज, आप में से ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने खुद पढ़ा होगा ना इसको, इस साइज इम्ब्यूड पॉलिसी को जोड़ नहीं पाए होंगे इस हैज वर्ब के साथ। मैं शर्त लगा सकता हूँ इस चीज को, मुझे पता है, पर आज आप दिखा रहा हूं ना मैं आपको, तो समझो इस चीज को कैसे जुड़ गई। इंडिया के पास ये तो है, पर इंडिया के पास ये नहीं है, है ना। ये समझ आपको लानी है, ये साइज इम्ब्यूड पॉलिसी का इंडिया से क्या कनेक्शन पड़ गया, कैसे पड़ा, ये भी आपको देखना है।
इम्ब्यूड वर्ड मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है कोई चीज जो फिल्ड हो, डूबी हुई हो। साइंस इम्ब्यूड मतलब साइंस में फिल्ड हो, साइंस से डूबी हुई हो। इम्ब्यूड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है विद, है ना, यहां नहीं लगेगा क्योंकि साइंस इम्ब्यूड नाम के एडजेक्टिव को हम यूज कर रहे हैं। इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकता था, अ पॉलिसी, अ साइंटिफिक पॉलिसी दैट इज इम्ब्यूड विद साइंस, है ना, तब मुझे इम्ब्यूड के साथ में विद लगाना पड़ता, फिक्स प्रीपोजिशन को यूज करना पड़ता। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है आयरॉनिकली यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इन्वोक्ड इंडियन कल्चर। कह रहा हंसी की बात यह है, आयरॉनिक बात यह है कि ये जो मिनिस्टर साहब है इन्होंने जगा दिया भारत के कल्चर को, इन्होंने इस पूरी बात के अंदर कल्चर घुसेड़ दिया बीच के अंदर। क्यों? डिप्लोर करने के लिए, कंडेम करने के लिए, इस बात को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसको? जो कि हुआ केरला के अंदर, व्हाट हैपेंड इन केरला। कह रहा है ये पूरी बड़ी हंसी की बात है, इन्होंने इंडियन कल्चर का नाम इसमें बीच में घुसेड़ दिया। अच्छा आगे बताएगा क्यों। कह रहा बट लेकिन इट इज द लैक ऑफ ए साइंटिफिक कल्चर एंड द रेडीनेस टू स्पेयर फॉरेस्टेड लैंड्स फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लोरेशन। कह रहा है ये तो एक्चुअल में कमी है, एक लैक है किस चीज़ की? साइंटिफिक कल्चर की। ऐसा कोई साइंटिफिक कल्चर हमारे पास है नहीं, और रेडीनेस की तैयारी की, स्पेयर करने की, छोड़ देने की फॉरेस्टेड लैंड्स को, ऐसी लैंड्स को जहाँ पे फॉरेस्ट पड़े हैं, जहाँ पे जंगल पड़े हैं, और किससे? कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से, औद्योगिक रूप से इसके जो है ना शोषण से। तो कह रहे ये जो है ना ये कमी है इस चीज की। अच्छा क्या किया इस कमी ने? दैट इज एविसरेटिंग नेचर, जो कि नेचर की ऐसी तैसी कर रही है। एविसरेट वर्ड को मैं अच्छे से समझाऊंगा, सेंटेंस को एक बार रिपीट कर लूं। हंसी की बात है, मिनिस्टर साहब ने इंडियन कल्चर को जगा दिया डिप्लोर करने के लिए, कंडेम करने के लिए, जो हुआ केरला के अंदर उस चीज़ को। लेकिन एक्चुअल में चीज़ क्या है? कमी है एक साइंटिफिक कल्चर की, और इस चीज़ की तैयारी की, किस चीज़ की? कि हम स्पेयर कर दें, छोड़ दें फॉरेस्ट की लैंड को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से, है ना, इसको हम कमर्शियली एक्सप्लॉयट ना करें फॉरेस्ट की लैंड को। कह रहा है वो एक्सप्लॉयटेशन जो कि ऐसी तैसी कर रहा है, अस्थि पंजर निकाल रहा है पूरे के पूरे नेचर का, पूरी की पूरी प्रकृति का। सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़, इन्वोक करना, किसी चीज़ को जगाना, है ना। इन्होंने नाम ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया, इंडियन कल्चर जगा दिया इसने। डिप्लोर मैंने आपको बता दिया। अच्छा एविसरेट वर्ड को नोट करें कैसे बनता है। एविसरेट वर्ड बना है विसरा नाम के वर्ड से। विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, आपके अंदर के अस्थि पंजर। एविसरेट जो है ना, विसरा के आगे विसरेट और इसके आगे ई लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है? किसी के इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव करना। एविसरेट करता है आपको डॉक्टर जब आपका ऑपरेशन करता है ना, मेडिकल वर्ड है। अब नेचर भी इसने यूज कर लिया, तो मतलब क्या हिंदी मतलब बनता है इसका अस्थि पंजर किसी के एक करना। समझ गए ना, हम यही कर रहे हैं, नेचर की ऐसी तैसी कर रहे हैं, फॉरेस्ट को उखाड़ रहे हैं, हाथियों को मार रहे हैं, अस्थि पंजर को एक कर रहे हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज, अब देखो ग्रामर कॉन्सेप्ट आया फटाफट से। कल वाला ये अब देखें कितने लोगों को याद है और कितने लोगों को याद नहीं है। यहाँ पे व्हाट क्यों लगा, रिलेटिव प्रोनाउन है 4, कल आपको अच्छे से समझाया भी था। इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे बताओ चारों में से किसको आप करोगे फिट। चलो, दे टोल्ड अस एवरीथिंग हु विच दैट या व्हाट हैपेंड। क्या करूंगा मैं? सबसे पहले देखूंगा क्या हुआ था। उन्होंने मुझे हर कुछ सब कुछ बता दिया जो हुई थी, है ना। हुई क्या था? एवरीथिंग जो हुई थी। समझ गए ना। कोई इंसान हुआ था क्या? नहीं हुआ था सर। अगर इंसान नहीं हुआ था तो भाई हु को तो निकाल दो, हु का तो मतलब भी नहीं है। लगेगा विच, दैट या व्हाट। सबसे पहले देखते हैं विच हैपेंड। विच हैपेंड, है ना। उन्होंने मुझे हर कुछ बता दिया जो हुआ था। अगर ये विच हैपेंड को मैं निकाल दूं तो क्या सेंटेंस का मतलब निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, तो विच हैपेंड यहाँ पे बिल्कुल सही है। अच्छा अब एक चीज और करते हैं, यहाँ पे मैं दैट हैपेंड लगाने की कोशिश करता हूँ। विच की जगह क्या लगाऊं मैं? दैट हैपेंड। दे टोल्ड अस एवरीथिंग दैट हैपेंड। अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने हमें वो बताया जो हुआ था। तो विच हैपेंड भी सही है और दैट हैपेंड भी सही है। विच हैपेंड का मतलब उन्होंने क्या बता दिया कि उन्होंने हमें सब कुछ ही बता दिया, और दैट हैपेंड का मतलब क्या है? उन्होंने हमें वो बताया जो हुआ था। समझ गए ना। विच हैपेंड का अपना अलग मतलब है, दैट हैपेंड का मतलब जो अपना अलग है। व्हाट यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर विच या दैट में से एक लग गया या हु में से एक लग गया तो व्हाट का काम नहीं है। व्हाट तब आता है जब ये तीनों ना लग रहे हो, है ना। अब जैसे दूसरा केस, दे टोल्ड अस दैट विच हु या व्हाट हैपेंड। इस केस में बताओ उन्होंने जो चीज हमें बताई थी, या एवरीथिंग जैसे यहाँ आया हुआ है, क्या वो चीज का नाम यहाँ लिखा हुआ है? दे टोल्ड अस विच दैट हु या व्हाट हैपेंड। इस केस में जब वो चीज नहीं आई, एंटीसीडेंट नहीं आया, तो इस केस में मुझे क्या लगाना है? व्हाट को लगाना है। पहले वाले केस का और इस केस के कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंदर मतलब एक ही आ रहा है। इस केस के अंदर एवरीथिंग पड़ा था, इस एवरीथिंग के लिए मैंने दैट ले लिया, विच भी लग रहा है, दैट भी लग रहा है। दूसरे वाले केस के अंदर एवरीथिंग, उन्होंने हमें क्या बताया? वो चीज़ तो लिखी नहीं हुई। जब वो नाउन नहीं दिया हुआ ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन
हु विच दैट नहीं आएगा, ऐसे केस में आता है व्हाट वाला रिलेटिव प्रोनाउन। बस यहाँ पे यही हुआ है, वी इंडियन कल्चर टू डिप्लोर व्हाट हैपेंड इन केरला। क्या डिप्लोर किया ये मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए हम व्हाट को यूज कर रहे हैं, नहीं तो हु विच दैट को यूज करते। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन अप्रैल द मिनिस्ट्री कन्वीन्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी टू क्लियर डिसेप्टिव प्रोजेक्ट्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज। कह रहे यहाँ तक कि लॉकडाउन में अप्रैल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मिनिस्ट्री ने कन्वीन कर दिया, बुला लिया एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग को इन बोर्ड्स की और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की, है ना, इनकी मीटिंग को बुलाया ऑनलाइन। क्यों? कह रहे क्लियर करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर, उन प्रोजेक्ट्स को जो डिसरप्टिव हैं, जो डिसरप्शन को पैदा करते हैं। तो मतलब लॉकडाउन के दौरान भी कमर्शियल एक्सप्लोरेशन करने पे अब तैयार थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाने को तैयार थे। अब किसी ने हाथी को मार दिया तो अब आदमियों को बोल रहे हो कि तुमने मारा, है ना। एक्चुअल में तो मारने का रीजन यही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं, इस वजह से लोग इनको शिकारी मारा करते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, कन्वीन वर्ड आया, इसका मतलब होता है किसी मीटिंग को, किसी सभा को बुलाना। बढ़े आगे, आज शायद थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं इसके अंदर। कोशिश करेंगे अब आगे कोई ग्रामर कॉन्सेप्ट में ना लूँ, फटाफट से मैं आपको ना इसको जो अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड करवा देता हूँ ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कर श्रिंकिंग रेंजेस एंड फीडिंग ग्राउंड्स फॉर एलिफेंट्स कॉज सीरियस वरी because the animals look for source landscapes adjoining forests such as coffee, tea, cardamom estates and in the absence of these wander in the food rich farms। लंबा सेंटेंस है, छोटे छोटे पीस करेंगे। श्रिंक होते हुए रेंज और फीड करने वाले ग्राउंड्स, रेंज होता है पूरी की पूरी जो उसकी सीमा होती है ना, उसको कहते हैं रेंज, जिसमें एनिमल जो है रहता है। श्रिंक होना मतलब सिकुड़ना, तो सिकुड़ता हुआ इनका हैबिटेट, इनकी रेंज और इनके फीडिंग ग्राउंड्स, ऐसे ग्राउंड जहाँ पे खाना खाते हैं। कह रहे ये जो काम है ना सिकुड़ने का, श्रिंक होने का, किन के लिए? एलिफेंट्स के लिए। कह रहे ये जो काम है कॉज करता है सीरियस वरी को, ये कारण बनता है बहुत ही गंभीर चिंता का। क्यों? कह रहे बिकॉज द एनिमल्स लुक फॉर सॉफ्ट लैंडस्केप्स, क्योंकि एनिमल लुक फॉर करते हैं सॉफ्ट लैंडस्केप्स के लिए। लुक फॉर करना मतलब किसी चीज़ को ढूंढना। अच्छा, कौन से लैंडस्केप्स हैं? कह रहे जो एडजॉइन करते हैं, जो पड़ोस में हैं जंगलों के, फॉरेस्ट के। अच्छा कैसे? जैसे कि कॉफ़ी, टी का और कार्डेमम की एस्टेट्स, है ना, इन तीनों के खेत, इन तीनों टाइप के खेत। और कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ दीज, जब ये तीनों भी इसको नहीं मिले, जब नामौजूदगी हो इन तीनों की भी, ये एनिमल्स वेंडर करते हैं, धक्के खाते हैं फूड रिच फार्म्स में। अच्छा कौन से फार्म्स हैं? फॉलिंग इन देयर मूवमेंट पाथवेज, जो फॉल करते हैं उनके मूवमेंट के पाथवेज के अंदर। करेक्ट, क्योंकि श्रिंक हो रहा है इसलिए एनिमल जो है बार बार चाय कॉफी के बागों में घुस जाते हैं, और जब ये भी ना मिले तो फिर तुम्हारे खेत के अंदर आ जाते हैं, जो इनके रास्ते के अंदर पड़े। सेंटेंस समझ गए? थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे। जो चीज़ें आई है मैं आपको बता देता हूँ। लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ को ढूंढना, है ना, लुक से बनने वाली है। वेंडर मतलब होता है धक्के खाना। एडजॉइन मतलब ज्वाइन करने वाला, पड़ोस वाला, नेबरिंग या ज्वाइनिंग इसका आप बोल सकते हैं। बढ़े आगे। रिसर्च इन कर्नाटका शोड दैट 60% ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज एनकाउंटर्ड आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। रिसर्च कर्नाटका में यही शो करती है 60% एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है ना जो एलिफेंट्स का, 60% जिस जगह से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कहाँ पे रहते हैं, कह रहा वो इनकाउंटर किया गया, उसको मिला गया आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज के। जिन एरियाज को आपने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है ऐसा बोल करके कि इसमें एलिफेंट रहते हैं, इसमें हम अंदर नहीं जाएंगे, रिसर्च ये बताती है 60% हाथी उन एरियाज के बाहर एनकाउंटर हुए, उन एरियाज के बाहर हमें मिले। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ 60%, इसके साथ में क्या लगा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक अनकाउंटेबल नाउन रखा हुआ है, इसके साथ में इसने हमने जो है यूज़ कर दी सिंगुलर वर्ब। आपको बताया था कल मैंने, पोर्शन, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, इन तीनों के साथ में सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन आए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब को। नोट डाउन करें इसको। कह रहा इन केरला सच मूवमेंट अलॉन्ग ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स रूटीनली प्रोड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। केरला के अंदर ऐसी जो मूवमेंट है, ऐसी जो हरकत है, किसके साथ साथ? ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स के साथ साथ। कह रहे रूटीनली प्रोड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट को, आम तौर पे कॉन्फ्लिक्ट को जो है निकाल करके लाती है, क्योंकि ये हमारे घरों के, हमारी आबादियों के आसपास ये घूमते रहते हैं ना, इस वजह से इनको मारा जाता है केरला के अंदर। अनसरप्राइजिंगली पॉलिटिशियंस ऑफ मैनी ह्यूज इन द स्टेट वर अपोज टू द माधव गैडगिल कमिटी रिपोर्ट कॉलिंग फॉर एंटायर वेस्टर्न घाट टू बी क्लासिफाइड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। कह रहा है अनसरप्राइजिंगली, बिल्कुल सरप्राइज की बात नहीं है इस बात पे। किस पे? कि जो पॉलिटिशियंस है ना, और कैसे
बहुत ह्यूज के, अलग अलग चोलों के, ह्यू मतलब कलर, हर चोले का, हर कलर का पॉलिटिशियन है ना, कई चोलों का, कई कलर्स का पॉलिटिशियन है, कई पार्टियों का इस स्टेट के अंदर अपोज था। बहुत सारे अपोजिशन थे, अपोजिशन के अंदर थे पॉलिटिशियन। किस चीज़ पे? इस कमेटी की रिपोर्ट पे, जो कि कॉल फॉर करती थी, जो कि मांगती थी किसको, कि पूरे इंटायर वेस्टर्न घाट है ना क्लासीफाई हो जाएं एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के अंदर, और ये स्पेयर ऑफ हो जाएं, इनको छोड़ दिया जाए डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट से, जो है इनको बचा लिया जाए। तो एक कमेटी की रिपोर्ट कहती थी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर, और इसी की सबसे अनसरप्राइजिंगली बात है, सारे के सारे नेता इस रिपोर्ट को अपोज टू कर रहे थे। सेंटेंस में देखने वाली चीज, अपोज टू क्या करेगी अपने बाद, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी। यही सीखा ना आपने। इन दो सेंटेंस में मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस गलत है, ध्यान देना। वी ऑल आर अपोज टू द इंक्रीजिंग टैक्सेस, वी ऑल आर अपोज टू द जीएसटी, दोनों सेंटेंस में नो एरर है, क्योंकि ये अपोज टू, क्रिटिकल टू, एकस्टम टू, हैबिचुअल टू, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिनके लास्ट में टू आ रहा है प्रेपोजिशन की तरह है, उसके बाद में हम क्या ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन। और कौन होता है? प्रोनाउन। और कौन होता है? जेरेंट, है ना। तो जेरेंट बना देंगे जब वर्ब आ रही हो। अगर मेरे भाई नाउन पढ़ाओ, प्रोनाउन पढ़ाओ, तो वर्ब की मत बना देना आईएनजी फॉर्म उसकी, है ना। तो जीएसटी आईएनजी मत करें ना पेपर के अंदर, बहुत बिगिनर लेवल की गलती है, फिर भी लोग करते हैं, समझ गए ना। तो हम अपोज टू हैं जीएसटी के, यहाँ पे जीएसटी नाउन पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हम अपोज टू हो रहे हैं ना टैक्स को इंक्रीज करने के, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, टू के बाद में इंक्रीजिंग लगाना है ना, इंक्रीज नाम की वर्ब का आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। बस यहाँ पे कमिटी आई हुई है, तो कमिटी तो नाउन है, इसकी आईएनजी फॉर्म मत बना देना। आगे बढ़े, कह रहा विद सच फंडामेंटल फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट एंड अ विजन ऑफ वार्डेंट लैंडस्केप्स एज नथिंग मोर देन अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड फॉर मिनरल्स एंड कैश क्रॉप्स। कह रहा विद के साथ ही ऐसे बेसिक बुनियादी फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट के, बुनियादी है, फिलॉसफी से भरा हुआ है, और डिसएग्रीमेंट भी है, बहस भी है ना, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है। तो कह रहा ऐसे बुनियादी फिलॉसफी की बहस के चलते इसके साथ ही एक विजन जो है ना, किसकी, एक वार्डेंट लैंडस्केप्स की। वार्डेंट होते हैं हरे भरे, लैंडस्केप आप जान गए। कह रहे जो विजन है ना, और किसकी, कैसी है, जो नथिंग मोर देन है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, किससे, एक रिसोर्स है जो कि एक्सप्लॉइट किया जाना है मिनरल्स और कैश क्रॉप्स के लिए। हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए हरी भरी लैंडस्केप सिर्फ एक ही काम करती है कि इस पे हम फसल करेंगे और इसमें से मिनरल निकालेंगे। कह रहे अगर ये दो चीज़ें अगर आप रखोगे ना, ऐसी फिलोसफिकल बहस को और एक ऐसी मेंटालिटी को, विजन को, हरी भरी धरती के लिए, अगर इसके साथ होगा क्या, एलिफेंट्स एंड अदर क्रीचर्स हैव लिटिल चांस, इनके पास ना के बराबर चांस है, इनके पास बिल्कुल भी चांस नहीं है। और किसका, स्केप करने का, डेडली कॉन्फ्लिक्ट को। ये स्केप कर ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते इस मारक डेडली कॉन्फ्लिक्ट से, इस झगड़े से। कभी ये आपको मारेंगे, कभी ये खुद मरेंगे आपके हाथों। तो ये काम अगर बंद करोगे तभी ये लड़ाई खत्म होने वाली है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, दो चीज़ें हैं। वार्डेंट वर्ड मैंने आपको बता दिया, हरा भरा हो, ग्रीन हो, ब्लॉसमिंग हो, प्रॉस्परिंग हो, फलता फूलता हो, वार्डेंट। पहला मेरे आपसे सवाल है, स्केप के बाद में ऑफ लगता है, कभी फ्रॉम लगता है, कभी नहीं लगता है। अभी इस केस में आप मुझे बताएंगे शी escaped फ्रॉम दैट एंड शी escaped फ्रॉम द डेथ, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है ना। एक बार फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, पहले आप कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो, जब जब फ्रॉम लगाना है, जब जिस चीज से आप बचना चाह रहे हो उस तक आप पहुंच गए। अगर मैं escape फ्रॉम डेथ लगा रहा हूं ना, तो वो मौत को छू करके आई है। हिंदी में कहने का मतलब नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली छू करके आई है। मतलब क्या कोई आदमी escape फ्रॉम डेथ होगा, मतलब वो मौत से, मौत होने के बाद, मरने के बाद फिर से जिंदा होगा, समझ गए ना। escape फ्रॉम डेथ का मतलब यही होता है, आप डेथ थी, डेथ तक पहुंच गए, मर भी गए, और फिर आप डेथ से बच के आए हो यमराज के चंगुल से। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इसके बाद नहीं लगाएंगे। अच्छा, दूसरे केस में क्या किया, शी escaped द डेथ, ये बिल्कुल सही है। तो जिस चीज़ तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो ना, उससे आप escape फ्रॉम नहीं कर सकते, उससे तो आप escape करोगे। फ्रॉम करने का मतलब है उसके चंगुल में आ गए, अब उससे बच रहे हो। जैसे थर्ड सेंटेंस, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग टू escape फ्रॉम डिप्रेशन, उसने ड्रिंक करना शुरू किया डिप्रेशन से escape फ्रॉम करने के लिए। अब ये बताओ, यहाँ फ्रॉम लगाया तो उसका मतलब क्या है, डिप्रेशन में आ गया था इसलिए ड्रिंकिंग शुरू की। अगर इस फ्रॉम को निकाल दूं तो उसको डिप्रेशन आया नहीं था, उसको लगा मुझे डिप्रेशन आएगा, उसने इसलिए ड्रिंकिंग शुरू की। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों का अपना अपना अलग अलग मतलब है। फ्रॉम लगाने का मतलब है डिप्रेशन आ चुका था, फ्रॉम नहीं लगाने का मतलब है डिप्रेशन आने से पहले ही ड्रिंकिंग शुरू कर दी ताकि ना आए। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। चलो आगे बढ़ते हैं। अ सेंसिबल कोर्स open to conversation minded governments is to end all intrusion
into the 5% protected habitat in India। कह रहे एक सेंसिबल कोर्स क्या है, एक सेंस वाला रास्ता क्या है, और जो कि ओपन टू है, जो कि खुला हुआ है सब कन्वर्सेशन माइंडेड गवर्नमेंट्स के लिए। ऐसी कंजर्वेशन माइंडेड गवर्नमेंट्स कौन सी हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से बचना चाहती हैं ना, कंजर्वेशन चाहती हैं। कह रहे एक ऐसा रास्ता खुला है जो इन ऐसी गवर्नमेंट्स के पास जो कंजर्वेशन चाहती हैं। क्या है वो, कि एंड कर दें इंट्रूजन को, घुसपैठ को। 5% इस प्रोटेक्टिव हैबिटेट के अंदर, इंडिया के अंदर 5% भूमि को हमने प्रोटेक्टेड बना रखा है, इस हैबिटेट के अंदर घुसपैठ करनी बंद कर दें। अच्छा, दूसरा क्या कर दें, ड्रॉ अप बेटर कंपेंसेशन स्कीम्स फॉर फार्मर्स। ड्रॉ अप कर दें, बना दें सिरे से नए अच्छी कंपेंसेशन की, भरपाई की स्कीम्स को किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। कौन से किसान, हु लूज क्रॉप्स टू एनिमल्स, जो कि लूज करते हैं अपनी फसलों को इन एनिमल्स के सामने। तो आप अगर किसानों को पैसा देना शुरू कर दोगे ना उनकी फसलों की नुकसान के लिए, तो हो सकता है इन जानवरों को मारना बंद कर दें। दूसरा, आप इस 5% के अंदर इंट्रूजन बिल्कुल बंद कर दें, इनकी जगह पे जाकर के कोई भी रोड, कोई भी इंडस्ट्री को पैदा ना करें। बस यही सेंसिबल कोर्स हैं सब जो है कंजर्वेशन माइंडेड गवर्नमेंट्स के पास। देखने वाली चीज़, किसान है तो फूल लग गया, समझ गए ना। अ कल्चर शिफ्ट टू प्रोटेक्ट रादर देन प्रोस्पेक्ट वुड जेन्युइनली इंटरेस्ट पीपल एंड सेव बायोडाइवर्सिटी। कह रहे एक कल्चर शिफ्ट है ना, जो प्रोटेक्ट करने का है बजाय प्रोस्पेक्ट करने के, बजाय आगे का देखने के, है ना। ऐसा एक कल्चर के अंदर शिफ्ट आ जाए, हमारी सभ्यता संस्कृति के अंदर बदलाव आ जाए। हम प्रोटेक्ट करेंगे इन जानवरों को, है ना, प्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनकी तरफ देखेंगे नहीं हम। कह रहे अगर ये ऐसा शिफ्ट आ जाए ना बजाय इस चीज़ के, तो ये वास्तव में एनरिच करेगा लोगों को और बेहतर बनाएगा और सेव करेगा बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप की। तो बायोडाइवर्सिटी को सेव करने का मतलब है हर तरह के जंगली जानवर को हम बचाएंगे। तो इस शिफ्ट की हमें ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की बजाय प्रोस्पेक्ट करने की। थोड़ा लंबा हो गया सेशन, आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। लाइक जरूर देना वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। हर तरह के कॉन्सेप्ट में डालने की कोशिश करता हूँ। ये क्लास आपकी वर्कशॉप है, आधा पौना घंटा दे करके आप हर रोज़ अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं मेरे साथ। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, शेयर करना ना भूलें। साइनिंग आउट।